नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8, 10, 12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कर्नाटक में एग्जिट पोल आपके सामने है। बहुत सारे लोग माथापच्ची कर रहे हैं। मोटे तौर पर एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है या सरकार बनाने के बहुत करीब दिखाई दे रही है। अब मान लें, हम ये मानकर चलें कि कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस की 120 प्लस सीटें आ रही हैं, अगर हम ये मानकर चलें, तो ऐसे में कांग्रेस को किसका शुक्रगुजार होना होगा? आप कहेंगे राहुल गांधी का। सबसे पहले वोटरों का, सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग का ना। कांग्रेस को शुक्रगुजार होना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी ने या मोदी जी ने दो ऐसी भारी गलतियां कर दी जिसकी वजह से कांग्रेस की जेब में करीब 20-25 सीटें अतिरिक्त रूप से मिल गई और उनकी सीटों की संख्या 100-120 पार हो गई। हम मैं ये मान के तब चल रहा हूं जब सीटें 120 प्लस आ रही हैं। आप कहेंगे ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार की बात करूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस को जय बजरंगबली का नारा लगाना पड़ेगा कि बजरंगबली काम आए किसके? कांग्रेस के काम आए। वो कैसे? मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कांग्रेस ने चुनाव अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल को एक समान रूप से रखा था और बीजेपी ने जिस ढंग से रिएक्ट किया था, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं कि कैसे ट्रैप में फंस गई है बीजेपी, कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है। तो हुआ क्यों ये? कैसे हुआ खेल ये? 20-25 सीटें इधर उधर वास्तव में क्या बीजेपी ने कांग्रेस की झोली में डाल दी? बड़ी भूमिका तो लोग कह रहे हैं येदियुरप्पा की रही, जिन्होंने सिद्धारमैया का एहसान चुका दिया। दरअसल 2018 में जब कुमारास्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो शिव कुमार तो फिर भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन सिद्धारमैया इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। बाद में कहा जाता है कि जो 17-18 विधायक टूटे जेडीएस के और कांग्रेस के, उनके टूटन में सिद्धारमैया की एक भूमिका रही और उन्होंने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया और बारी मुख्यमंत्री की है सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने की। तो यही एहसान की भूमिका में, अब एहसान चुकाने की भूमिका में अब येदियुरप्पा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो कर्नाटक में सब लोग 6 टुकड़ों में बांटते हैं। एक कोस्टल कर्नाटक, एक मैसूर, एक दक्षिण कर्नाटक, एक मुंबई कर्नाटक, एक हैदराबाद कर्नाटक, एक बेंगलुरु सेंट्रल कर्नाटक। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा लगता है मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा और 19 बनाम 57 का खेल हुआ। 19 3 ज़ा 57, 19 सीटें बनाम 57 सीटें। और बीजेपी इस गेम को को समझ ही नहीं पाई। कुल मिलाकर 224 सीटें हैं। कोस्टल कर्नाटक की 19 सीटें हैं। कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम था कि 19 में से उनके हाथ लगी तो 2 या 3 सीटें मैक्सिमम लगेंगी, क्योंकि पिछली बार भी 19 में से 16 सीटें मिली थी। और बाकी बच गई 57 सीटें मैसूर की, जिसमें जेडीएस भी मजबूत थी, बीजेपी भी मजबूत होती जा रही थी, मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस को लग गया कि यहाँ तो कुछ खेल करना पड़ेगा, नहीं तो ये 57 में से अगर आधी सीटें भी हासिल नहीं हुई तो फिर अपने दम पर सत्ता में आना असंभव हो जाएगा। क्योंकि बाकी की 148 सीटों में से कांग्रेस मानकर चल रही थी, उसको एज था, स्वीपिंग एज हैदराबाद कर्नाटक में था, लेकिन लिंगायतों के इलाके में इतना नहीं था। बेंगलुरु में वो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को लग रहा था कि बाकी 148 सीटों में से तो मुश्किल से 90-95 सीटें हासिल हो पाएंगी। कुछ लोग कहते हैं 100 सीटें। फिर भी 113 तक पहुंचने के लिए 13 सीटें और चाहिए थी। 113 से भी काम नहीं चलने था, क्योंकि ऑपरेशन लोटस का डर है, तो कम से कम 120-125 सीटें चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस ने खेल खेला 19 बनाम 57 सीटों का और बजरंग दल को बैन करने की बात जानबूझकर अपने घोषणा पत्र में कर दी। क्योंकि कांग्रेस ने स्टडी किया कि मैसूर में मुसलमान हैं ठीक ठाक में, लेकिन कांग्रेस को 60-65% से ज्यादा मुसलमान वोट नहीं दे रहे। 30% के आसपास जेडीएस को वोट दे रहे हैं और बाकी बचे हुए 5-7-8% बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने अपने मोटे तौर पर अनुमान लगाया।
तो कांग्रेस को लगा कि जब तक मुसलमान 75 से 80% हमारे साथ नहीं आएगा, तब तक कांटे के मुकाबले में और जेडीएस को उन्हीं के गढ़ में हराने में, क्योंकि एक वोका लिगा वोट बैंक उसके साथ चला जाता है, फिर मुस्लिम चला जाता है और फिर जेडीएस सीटें निकाल देता है। पिछली बार भी 37 सीटें बीजेपी ने जीती, जेडीएस ने जीती थी, और उन 37 में से 30 या 31 सीटें तो अकेले मैसूर से जीती थी। तो कांग्रेस ने यही सोचकर प्लान चली, यही सोचकर चाल चली और अपने घोषणा पत्र में जानबूझकर पीएफआई के बराबर में बजरंग दल का नाम लिख दिया। बीजेपी ट्रैप में फंस गई। बीजेपी ये समझ ही नहीं पाई कि 19 में से भाई 16 सीटें तो पिछली बार थी, इस बार 19 की 19 आ जाएंगी, लेकिन बाकी सीटें तो दांव पर लग जाएंगी। बीजेपी को लग रहा था सेंट्रल कर्नाटक में भी उनका ये हिंदू मुस्लिम का खेल चल जाएगा, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने आगाह कर पहले से ही कर दिया था, येदियुरप्पा से लेकर तमाम नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री को भी विश्वास नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का खेल चल पाएगा। लेकिन बीजेपी का आला कमान गुजरात स्टाइल में सोच रहा था, यूपी स्टाइल में सोच रहा था, और खेल हो गया। खेल ऐसा हो गया कि अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैसूर के अंदर कांग्रेस बहुत आगे है और दूसरे नंबर पर, दूर के दूसरे नंबर पर धकेल दिया है जेडीएस को। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो क्लोज वाली सीटें हैं, हार जीत का अंतर कम होता है, वो भी कांग्रेस की झोली में ज़्यादा आ रही हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस 120 पार करती दिख रही है। नहीं, मैं मान के चलता हूं, मैं इस हिसाब से पूरा इस एंगल से पूरी स्टोरी कर रहा हूं कि कांग्रेस 120 प्लस हो गई। अब आगे कहानी एक और इसके साथ साथ जुड़ी हुई ये है कि बीजेपी को लगा कि हर बार वो चुनाव जीतते जीतते रह जाते हैं, यानी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाते, क्योंकि एक लिंगायत और सवर्ण जाति का वोट और थोड़ा बहुत इधर उधर वोट से काम नहीं चलने वाला। वो का लिग्गा वोट बैंक में कसकर सेंध लगानी पड़ेगी और जेडीएस का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अब जेडीएस का नाराज वोटर बीजेपी को वोट दे देगा, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ये बीजेपी जानती थी, और बीजेपी को लगा कि जेडीएस को इस बार खत्म कर देंगे। लेकिन बीजेपी को ये नहीं पता था, या पता लगते हुए भी इस बात का वो एहसास नहीं कर पाई कि जेडीएस जितना ज्यादा खत्म होगा उतना ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा, उतना ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा तो फिर कांग्रेस सत्ता के उतना ज्यादा करीब आ जाएगी। अगर जेडीएस के खिलाफ बीजेपी इतनी मजबूती से नहीं लड़ती तो मैसूर में लोग कहते हैं कि कांग्रेस को थोड़ी सी दिक्कतें आती, बावजूद इसके कि उसको 80%, 75%, 70% मुसलमानों का वोट मिलता। तो दूसरी गलती मोदी अमित शाह के आला कमान ने ये कर दी। 2-3 गलतियां और कही हैं उसमें, एक डबल इंजन वाला। देखिए, कर्नाटक में डबल इंजन चलता नहीं है, क्योंकि कर्नाटक का सीमा विवाद है, गोवा से भी सीमा विवाद है, वो नदी का विवाद है, महाराष्ट्र से सीमा का विवाद है। इस समय तीनों राज्यों के अंदर एक ही बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मामला नहीं सुलझ रहा। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी जल विवाद है, तमिलनाडु में भी पहले एआईडीएमके थी, तब भी मामला नहीं सुलटा था। तो फिर कर्नाटक की जनता को ये डबल इंजन वाला इस रूप में चीजें खपती नहीं है, उनको समझ में नहीं आती। तो मोटे तौर पर आगे भी और भी गलतियां हैं छोटी मोटी, उनके हम चर्चा जब नतीजा आएगा उसके बाद विस्तार से करेंगे। कैसे ब्राह्मण वर्सेस लिंगायत हो गया, मैं हिंट दे रहा हूं बस, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत सारी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो सबसे इंटरेस्टिंग है कि कैसे 19 सीट बनाम 57 सीट हुआ, और कैसे कांग्रेस इसमें आज की तारीख में, यानी एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत संभव है कि बाजी मारती दिख रही है। शुक्रिया।